अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। CS604 का कोर्स है ये, और मेमोरी प्रोटेक्शन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि जब भी हम कोई प्रोसेस मेमोरी में लोड करते हैं तो उसको एक स्पेसिफिक लोकेशन जो है मेमोरी में लोकेशन या रीजन अलाउ किया जाता है, उसको हम लोग प्रोसेस एड्रेस स्पेस कहते हैं। किसी भी प्रोसेस की एड्रेस स्पेस तो हमें जो हम इस बात को इंश्योर करती है मेमोरी प्रोटेक्शन की कोई प्रोसेस अपने एड्रेस स्पेस से आउटसाइड की जो मेमोरी है उसको एक्सेस ना करे। ठीक है, तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कोई प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के ऊपर ओवरराइड ना करे या मिस्टेकनली अपनी एड्रेस स्पेस से बाहर के मेमोरी एक्सेस ना कर ले। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, CPU 2 रजिस्टर स्पेसिफाई करता है। एक होता है बेस रजिस्टर, एक होता है लिमिट रजिस्टर। बेस रजिस्टर में हमारे पास मेमोरी किसी भी प्रोसेस का मेमोरी एड्रेस होता है, लिमिट रजिस्टर में प्रोसेस का साइज़ होता है। तो ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाता है, मेमोरी लोकेशन या मेमोरी में अवेलेबल मेमोरी आ जाती है किसी भी प्रोसेस को स्टोर करने के लिए। अगर हमारे पास बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर को ऐड करने से लेस या इक्वल मेमोरी आ रही है सब प्रोसेस के, तो हम उस प्रोसेस को मेमोरी में लोड कर लेते हैं, और जो प्रोसेस मेमोरी अवेलेबल मेमोरी से बड़ा होता है उसको हम लोग लोड नहीं करते। यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है कि बेस रजिस्टर जो है वो स्टार्टिंग लोकेशन को जॉब 2 के शो कर रहा है, और जो लिमिट रजिस्टर है वो प्रोसेस के साइज़ को शो कर रहा है। ठीक है, कितना प्रोसेस है उतना। तो जॉब 4 को देखें, इसके दोनों लिमिट और बेस रजिस्टर को ऐड करने से हमारे पास 144,000 बन रहा है। तो अगर प्रोसेस 145,000 का हो तो हमारे पास अवेलेबल मेमोरी 144,000 है। तो इससे बड़ा प्रोग्राम हम लोग लोड नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा, वो प्रोसेस मेमोरी में नहीं आ सकेगा। अब आगे आता है CPU प्रोटेक्शन। IO प्रोटेक्शन में हमने मेमोरी प्रोटेक्शन देखी, IO। अब हम देखते हैं CPU प्रोटेक्शन। तो मोस्टली हम लोग जब मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो एक प्रोसेस जो होता है वो इनफिनिट टाइम लूप चलता है, उसका मतलब कि बार बार काम उससे पर CPU के पास से अपनी जॉब से रन करवाई जा रहा है, और अब कंट्रोल रिटर्न नहीं कर रहा CPU को। ठीक है, तो दूसरे प्रोसेस रिसोर्सेज दूसरे प्रोसेसिंग जो मल्टी प्रोसेसिंग में चल रहते हैं उनको CPU रिलीज़ नहीं करता कि प्रोसेस रिलीज़ कर दे और दूसरे प्रोसेसेस अपना जॉब जो है वो रन कर लें। तो एक ही प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली CPU यूज़ करी जा रहा है और बाकी वेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइमर इम्प्लीमेंट करते हैं। टाइमर जो होता है हमारे पास वेरिएबल साइज़ का भी होता है और फिक्स साइज़ का भी होता है। तो टाइमर का काम क्या होता है कि वो हम CPU प्रोसेस के साथ टाइमर लगाता है और स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक एक प्रोसेस CPU को यूज़ करेगा, फिर उस टाइम पीरियड ख़त्म होने पर वो रिलीज़ कर देगा और दूसरे प्रोसेस CPU को यूज़ कर लेंगे। तो एक टाइमर जो होता है वेरिएबल टाइमर, उसमें एक फिक्स साइज़ रेट की क्लॉक होती है और एक काउंटर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, काउंटर को एक पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट कर देते हैं। एक पॉजिटिव वैल्यू से CPU स्टार्ट कर देता है और फिर काउंटर की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता हर क्लॉक टिक पर डिक्रीमेंट होती रहती है, और जब इसकी वैल्यू 0 पर पहुंच जाती है तो वो प्रोसेस जो होता है वो CPU से कंट्रोल रिलीज़ कर देता है या उसको स्टॉप कर देता है, और दूसरे नेक्स्ट कैजुअल प्रोसेस में से प्रोसेस उठा के उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब हमारे पास उन्होंने बताया हुआ है कि एक टाइमर ऐसा होता है जिसके साथ स्पेसिफिक टाइम पीरियड n मिलीसेकंड का टाइम स्लाइस होता है। तो हर प्रोसेस जो है उसको वो अलाउ होता है कि प्रोसेस को n मिलीसेकंड के लिए यूज़ करेगा और उसके बाद दूसरे प्रोसेस के लिए CPU का कंट्रोल दे देगा। ठीक है, तो इस तरह को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम स्लाइस। जैसे इसकी एग्जांपल राउंड रिबन एल्गोरिदम आप लोगों ने देखा होगा, उसकी एग्जांपल टाइम स्लाइस है। तो उन्होंने एक और टाइमर बताया हुआ है कि हमारे पास एक टाइमर होता है वो करंट टाइम एग्जीक्यूट करता है, और उन्होंने ये बताया MCQs में आ सकता है कि प्रीविलेज इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास होती है उसके लिए कौन सा टाइमर इस्तेमाल होता है, लोड टाइमर। लोड टाइमर
इज़ अ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स। अब हमारे पास उन्होंने बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके ज़्यादा सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स भी होते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन जो होता है पर्पस वो होता है रिसोर्सेज को मैनेज करना। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट, उसमें पहले उन्होंने बताया हुआ है। तो हमारे पास रिसोर्सेज सर्टेन टाइप के होते हैं, जैसे CPU टाइम, मेमोरी, फाइल्स, IO डिवाइसेस, इन सब को ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए। तो किसी प्रोसेस को क्रिएट करना, टर्मिनेट करना, ठीक है, सस्पेंड करना या रिज्यूम करना प्रोसेस को, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए मैकेनिज़्म प्रोवाइड करना, मीन्स अगर मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है तो दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं उनको कंट्रोल करना, उसके लिए मैकेनिज़्म प्रोवाइड करना। प्रोसेस कम्युनिकेशन मीन्स दो प्रोसेस जो अपना डेटा शेयर करना चाह रहे हैं या आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनको मैनेज करना। इसके अलावा डेड लॉक मीन्स जब रिसोर्सेज की एलोकेशन हो रही होती है दो प्रोसेस जो हैं वो सेम रिसोर्स के लिए एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एक रिसोर्स एक के पास है और दूसरा दूसरे के पास है और एक लूप में फंस गए हैं प्रोसेसेस, उसको डेड लॉक कहते हैं, उसके लिए मैकेनिज़्म प्रोवाइड करना। उसके अलावा मेन मेमोरी हमारे पास लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स होती है। ठीक है, वर्ड्स और बाइट की एक एरे होती है जिसकी रेंज कितनी होती है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स टू बिलियन। ठीक है, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड से लेकर बिलियन तक उसकी रेंज होती है और हर बाइट जो होता है उसका अपना एक एड्रेस होता है। ठीक है, ये क्विकली एक्सेसिबल होती है CPU और IO डिवाइसेस के लिए। ठीक है, और इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कीप ट्रैक ऑफ फ्री मेमोरी स्पेस, जो जितनी मेमोरी हमारे पास फ्री है उसके लिए ट्रैक रखना कि कितनी फ्री है और कितनी मेमोरी जो है वो इस्तेमाल हो रही है, कौन से प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं और हाउ मच मेमोरी टू बी एलोकेटेड टू प्रोसेस, और किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी देनी है। ठीक है, अगर मेमोरी फ्री हो गया, कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर चला गया, उसको डी एलोकेट करना। इसके अलावा अगर कोई प्रोसेस जो है दूसरे प्रोसेस के ऊपर ओवरराइड ना करे, ठीक है, मीन्स एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस की जगह ना ले, अपनी एड्रेस स्पेस में काम करें। उसके बाद उन्होंने बताया सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। ठीक है, तो मेन मेमोरी जो होती है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है और उस प्राइमरी मेमोरी का हम लोगों ने कहीं पे बैकअप रखना होता है या प्रोग्राम जो होते हैं उनको स्टोर करना होता है, तो उसके लिए हम लोग बैकअप के लिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसको कैसे मैनेज करता है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट, फ्री स्पेस को देखना कितनी है स्पेस, फिर फाइल्स को एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, डिस्क को स्केड्यूल करना, मतलब रेडी क्यों होती है, जॉब क्यों होती है डिस्क के साथ और कौन सी डिस्क में से जो है जॉब वो रेडी क्यों में जाएंगी, उसके लिए डिस्क को स्केड्यूल करना। ठीक है, उसके बाद IO मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, देखना कि बफरिंग, कैशिंग, पुलिंग इनको मैनेज करना, उसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करना, ठीक है, और हार्डवेयर के लिए ड्राइवर्स प्रोवाइड करना, ये IO मैनेजमेंट है। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट में क्या आ जाता है, फाइल्स क्रिएट करना, डिलीट करना, इस तरह क्रिएटिंग डायरेक्टरीज एंड डिलीटिंग डायरेक्टरीज। उसके बाद मैनिपुलेटिंग फाइल एंड डायरेक्टरीज, उनके लिए ऑपरेशन प्रोवाइड करना, मैनेजिंग फाइल ऑन टू मैपिंग फाइल्स ऑन टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जो फाइल्स होती हैं उनको फिजिकल मीडिया के ऊपर मैप करना। इसके बाद जो हमारे पास फाइल्स होती हैं उनका बैकअप स्टोर करना किसी नॉन वोलेटाइल मेमोरी के ऊपर। आगे हमारे पास प्रोटेक्शन सिस्टम, मल्टीपल यूज़र अलाउ टू कंकरेंट एग्जीक्यूशन।
हमारे पास जो होते हैं प्रोसेसेस जब कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहते हैं या मल्टीपल यूज़र जो है एक ही सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं, तो हमें प्रोटेक्शन फाइल्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ती है कि एक प्रोसेस जो है यूज़र जो है वो अगर जो हमारे पास फाइल है उसको रीड कर रहा है तो वो उस पर राइट ना करे, ठीक है। अगर कोई प्रोसेसर को किसी यूज़र को ये अलाउड है कि वो राइट कर सकता है फाइल, तो चेंज कर सकता है, तो किसी दूसरे को एक्सेस ना हो, ठीक है। मल्टी लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना या फाइल्स को मल्टी यूज़र के लिए ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना कि कौन सा किस लेवल तक यूज़ कर सकता है फाइल्स को, इसको हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम कहते हैं। इसके लिए मैकेनिज्म ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा नेटवर्किंग बताया हुआ है। अब हमारे पास नेटवर्किंग में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम काम करता है। जब हम मल्टी प्रोसेसिंग की बात करते हैं ना, तो एक ही डिवाइस पर मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं और वो आपस में सीपीयू क्लॉक और आईओ डिवाइसेस वगैरह जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है ना, वो हमारे पास कनेक्ट होता है कम्युनिकेशन नेटवर्क के ज़रिए से, और वो क्या शेयर कर रहे होते हैं, वो हमारे पास डाटा शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। डाटा आपस में इंटरचेंज कर रहे होते हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कमांड लाइन इंटरप्रेटर। कमांड लाइन इंटरप्रेटर जो होता है वो यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग हमारे पास हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है ना, इसी तरह यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में कमांड लाइन इंटरप्रेटर जो है वो हमारे पास इंटरफेस प्रोवाइड करता है। हम लोग जो होते हैं वो कमांड देते हैं, ये लिखते हैं, टाइप करते हैं, और ऑपरेटिंग कमांड लाइन इंटरप्रेटर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसको रीड करता है, रीड करके हमारे लिए रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल्स क्या क्या हैं, यूनिक्स लिनक्स के बॉर्न शेल, सी शेल, बॉर्न अगेन शेल, बैश और टीसी शेल, TCSH और कॉर्न शेल KSH, और बनी अगेन शेल जो है उसके लिए एक कमांड लाइन है, कमांड है बैश, ये MCQs में आ सकता है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कमांड लाइन इंटरप्रेटर को हम लोग शेल भी कहते हैं। अब हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसमें कोई भी प्रोग्राम रन कर सके, और सर्विसेज और उन प्रोग्राम के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी करते हैं। तो हमारे पास प्रोग्राम जो होता है वो एग्जीक्यूशन जो है सिस्टम होता है हमारे पास इस काबिल होना चाहिए किसी भी प्रोग्राम को लोड कर सके, एग्जीक्यूट कर सके और फिर इसको एंड कर सके। उसके बाद है आईओ ऑपरेशन जो होता है उसमें किसी भी हमें जब भी कोई प्रोसेस रन हो रहा था ना, उसे मुख्तलिफ आईओ जो होते हैं आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, तो फाइल और डिवाइसेस आईओ परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमें एक ज़रिया या एक वे प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए से हम आईओ परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोग्राम हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो रीड राइट करने के लिए, फाइल्स को रीड राइट करने के लिए और क्रिएट और डिलीट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है इस काबिल होना चाहिए कि वो कोई भी फाइल क्रिएट कर सके, डिलीट कर सके और उस फाइल को हम रीड भी कर सकें, राइट भी कर सकें। कम्युनिकेशन, जब हमारे पास प्रोसेसेस प्रोग्राम जो होते हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं ना, तो उनके लिए प्रोसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये कम्युनिकेशन जो होती है वो एक कंप्यूटर एक पीसी या एक डिवाइस पर भी हो सकती है और ग्लोबल या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू भी हो सकती है। जो कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू होती है उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कम्युनिकेशन होती है थ्रू द मेमोरी और मैसेज पासिंग सिस्टम के ज़रिए से। एरर डिटेक्शन हमारे पास जो होती हैं एरर डिटेक्शन हमारे पास CPU मेमोरी आईओ डिवाइसेस में जो है एरर आ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रॉपर एक्शन लेता है किसी भी एरर को करेक्ट करने के लिए। रिसोर्स एलोकेशन में हमारे पास
जब मल्टी यूज़र और मल्टी प्रोसेसिंग हो रही होती है तो उसके बाद रिसोर्स जो होते हैं वो एलोकेट होते हैं, उनको किए जाते हैं और उनकी रूटीन जो होती है, जब रिसोर्स एलोकेट किए जाते हैं उनके लिए रूटीन प्रोवाइड करना या कोड प्रोवाइड करना या उनको स्केड्यूल करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग, हाउ मैनी एंड विच काइंड ऑफ प्रोसेसेस होल्ड द रिसोर्सेज। ठीक है, ये इस बात की मतलब कि काउंटिंग करना या इस चीज़ को काउंट करना, और इसके अलावा यूज़र ने जितनी भी प्रोसेस परफॉर्म किए हैं एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उसके स्टैटिस्टिक को मद्देनज़र रखना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। प्रोटेक्शन, तो जब मल्टी प्रोसेसिंग हो रही होती है तो उस वक्त, ये पहले भी हम लोगों ने देखा है, वही बात दोबारा आ गई कि प्रोसेसेस जो हैं उनको एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करें, इस बात को इंश्योर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। अब आ जाता है एंट्री पॉइंट इनटू द कर्नल। हमारे पास कर्नल क्या होता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रूटीन्स पड़ी होती हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड पड़ा होता है, उसको हम लोग कर्नल कहते हैं। और उसमें एंटर होने के लिए हमारे पास 4 इवेंट होते हैं, इंटरप्ट, ट्रैप, सिस्टम कॉल एंड सिग्नल। ठीक है, तो हम लोग सिग्नल और सिस्टम कॉल को इस बुक में देखेंगे। इंटरप्ट और ट्रैप को हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बुक में देखा हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है कि हमारे पास कर्नल के लिए 4 एंट्री पॉइंट है, सिस्टम कॉल, सिग्नल, ट्रैप और इंटरप्ट। तो सिस्टम कॉल क्या होती है, जब भी हम कोई सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम कॉल करता है तो उसमें हमारे पास सबसे पहले कॉल में सबसे वो क्या करता है कि असल में कॉल होती क्या है, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, ये इंटरफेस या एंट्री पॉइंट होती है कर्नल कोड के लिए। तो ये कितनी टाइप की सिस्टम कॉल हो सकती है, एक होती है प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन। अब हमारे पास है सेमेंटिक्स ऑफ सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन, मीन्स कि हमारे पास सिस्टम कॉल जो होती है, जब हम कॉल करते हैं कोई प्रोसेस जो है वो सिस्टम कॉल क्रिएट करता है, तो उसके लिए क्या क्या वे हम फॉलो करते हैं या कैसे होती है कॉल, वो हम इधर पढ़ेंगे। उन्होंने बताया हुआ है कि जब कोई प्रोसेस कॉल करता है तो एक लाइब्रेरी फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है, तो लाइब्रेरी फंक्शन जो है वो पुट करता है पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर में क्या इंक्लूड होता है, आर्गुमेंट्स फॉर द सिस्टम कॉल, ठीक है, रिटर्न एड्रेस और कॉल नंबर। फिर हम क्या करते हैं कि 3 मेथड होते हैं पैरामीटर को रनिंग प्रोग्राम के लिए पैरामीटर को पास करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो हम रजिस्टर के ज़रिए से पास कर दें, दूसरा ये है कि हम लोग क्या करें कि मेमोरी के एक टेबल में पैरामीटर्स को स्टोर कर दें। ठीक है, वहाँ से जो है वो पास कर दें पैरामीटर रजिस्टर को। और तीसरा तरीका क्या है कि हम पैरामीटर को स्टैक में रख दें और वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पैरामीटर को पॉप ऑफ करें ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, तो उसके बाद एक ट्रैप होती है। ट्रैप क्या करती है, हमारे मोड को चेंज करती है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, कर्नल को यूज़र मोड में कन्वर्ट करने के लिए हम मोड बिट इस्तेमाल करते हैं। मोड 0 जो होता है वो होता है मॉनिटर मोड के लिए, और मोड 1 जो होता है वो यूज़र मोड के लिए होता है। तो ट्रैप जो है वो हमारे पास यूज़र मोड से कर्नल मोड में जो है कंट्रोल को ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, तो इधर उन्होंने बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन करता है कि कौन सी कॉल एग्जीक्यूट होगी। ये स्टेप अब लोग देखें कि बहुत सारी कॉल्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक वक्त में, तो इनको भी स्केड्यूल करना पड़ता है या देखना पड़ता है कि कौन सी कॉल जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो कर्नल जो है उस कॉल का इंडेक्स देखता है डिस्पैच टेबल में, वहाँ से डिस्पैच टेबल में देख के फिर उसकी सर्विस को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल जो है बैक यूज़र प्रोग्राम को रिटर्न कर दिया जाता है, और जिसके लिए ट्रैप या इंटरप्ट जनरेट की थी उसके लिए वो सर्विस प्रोवाइड करता है। और फिर जो हमारे पास होता है कंट्रोल, वो कर्नल से यूज़र मोड में चला जाता है। इस डायग्राम में देखें।
सबसे पहले प्रोसेस ने कॉल की लाइब्रेरी कॉल, उसमें हम पैरामीटर पास करेंगे। फिर टैब जो है वो क्या करेगी, यूज़र से एक्सिट कर्नल मोड में चेंज करेगी, मोड चेंज करेगी। और कर्नल जो है वो डिस्पैच टेबल में इंडेक्स देखेगा कि जो ट्रैप आई है उसका कहाँ पर उसकी सर्विस पड़ी हुई है। फिर वो सर्विस एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल जो वापस रिटर्न हो जाएगा प्रोसेस को। और जो हमारे पास मोड है वो कर्नल मोड से यूज़र मोड में चेंज हो जाएगा। अब उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। उन्होंने यहाँ पर सिंपल एंड मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बताया हुआ है। सिंपल को मोनोलिथिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास उसका स्ट्रक्चर कोड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो बेस की गई है एफिशिएंसी की बेस पर है। यूनिक्स और डॉस इसकी एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि सबसे पहले डॉस में होता है रोम पर बायोस इंस्ट्रक्शन पड़ी होती हैं, बूटिंग इंस्ट्रक्शन पड़ी होती हैं। फिर इसके ऊपर ड्राइवर्स पड़े होते हैं, ड्राइवर के ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम प्रोग्राम पढ़ते हैं और उसके ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। और लिनक्स का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर है, हार्ड के ऊपर जो हमारे पास ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर के ऊपर सिस्टम कॉल्स हैं या कर्नल कोड है। और उसके बाद हमारे पास कमांड लाइन इंटरप्रेटर या शेल है और उसके बाद यूज़र है। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।